हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ कुलदीप शर्मा। एक बार फिर से मैं आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट पर मोस्ट वेलकम करता हूं। तो कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन के बारे में हमने कल कुछ बेसिक कंसेप्ट जाना था, कैसे कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग मेथड्स की बात कर रहे थे। फर्स्ट मेथड हम वेट यूनिट्स स्टार्ट कर चुके थे। हमने कहा था कि कल लास्ट वीडियो में आपको कल से हम न्यू जो आपका सेकंड मेथड है वेट वॉल्यूम यूनिट्स, आपको हेडिंग भी नज़र आ रही होगी। तो आज हम जब किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को वेट वॉल्यूम यूनिट से कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो जानना सीखेंगे। ओके, तो इसको जानने के लिए फिर से इसके अंदर जैसे कल आपने वेट यूनिट्स में कुछ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के तरीके सीखे थे, जैसे कि पार्ट्स पर 100 जिसको आपने वेट परसेंटेज कहा था या मास परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, कुछ बातें करी थी। उसी तरीके से वेट वॉल्यूम यूनिट्स को भी हम एक्सप्रेस करने के कुछ तरीके हैं, उनसे सीखेंगे। तो नंबर फर्स्ट बात कर लेते हैं वेट वॉल्यूम यूनिट्स में। सबसे पहला जो आपके होता है वो होता है वेट वॉल्यूम परसेंटेज। वेट वॉल्यूम परसेंट। अगर आपको वेट वॉल्यूम परसेंटेज किसी का निकालना है तो आप क्या करोगे? अच्छा, कल जैसे वेट यूनिट की बात करी थी तो मैंने आपको कहा था ऊपर भी वेट आना है, नीचे भी वेट आना है। बात किसकी करोगे? कंसंट्रेशन की है। जब जब हमेशा आप सॉल्यूट की बात करोगे तो वेट वॉल्यूम परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे? ऊपर आपको पहले क्या लिखा हुआ है? वेट, यानी ऊपर तो लेना है आपको वेट, बाद में क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम, यानी नीचे आपको क्या लेना है? वॉल्यूम। यानी सॉल्यूट की बात करोगे तो उसका वेट लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन की बात करोगे तो उसको आपको क्या लेना पड़ेगा? वॉल्यूम लेना पड़ेगा। ओके, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं इसका मैं। तो अगर आपका वेट वॉल्यूम परसेंट आपको निकालना है तो W/V% से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या है इसका फॉर्मूला? वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट आपको किस में लेना है? यहाँ ग्राम्स में। उसके बाद नीचे आपको क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम, यानी आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा सॉल्यूशन का, वो भी मिलीलीटर्स में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्योंकि आप यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहे हो इसलिए आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई और कराना पड़ेगा। तो अगर किसी सॉल्यूशन में आप वेट वॉल्यूम परसेंट की बात करोगे तो आपको सिंपल देख लेना है, वेट का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेना है ग्राम्स में। वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले लेना है? ml के अंदर। यानी अगर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहे तो आप क्या करोगे? आप ऐसा कह सकते हो, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लो? 100 ml। 100 से अगर 100 कैंसिल होता है तो जो भी वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा? W/V% या वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, अच्छा, ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं एग्जाम्स में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि एक बार ये सारा जो बेसिक कंसेप्ट है फॉर्मूले का, आपके कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, वो अगर एक बार क्लियर हो जाए तो एक बार हम क्या करेंगे, फिर इन फॉर्मूले बेस्ड पर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी देख लेंगे। ओके, तो वेट वॉल्यूम यूनिट्स में जो आपके फर्स्ट मेथड है वेट वॉल्यूम परसेंटेज का, वो इतना ही है। फिर इसी में जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन जो आती है आपके मेथड्स, उसमें आपके सेकंड मेथड जो आएगा वो आएगा मोलरिटी का आएगा, कि कैसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप एक्सप्रेस करते हो मोलरिटी के थ्रू। मोलरिटी, अगर हम मोलरिटी की यहाँ बात करें, अच्छा इसको पहली बात तो हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। कल मोलरिटी की बात करी थी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। आज इसमें हम मोलरिटी की बात कर रहे हैं, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल M यानी मोलरिटी का एक बार मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोलरिटी कैपिटल M क्या होती है? यहाँ आप बात करोगे, आपको पता है W और V यूनिट्स आप पढ़ रहे हो, वेट वॉल्यूम यूनिट्स, यानी ऊपर वेट ही आना है, नीचे हमेशा क्या आना है? वॉल्यूम आना है। तो आपको क्या करना है? नीचे तो ले लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
बट यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो आपको लीटर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यहाँ आएगा आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये मोलरिटी का आपके फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी अगर मोलरिटी की आप बात करो, सिंपल अगर मैं ऐसा कहूँ आपको, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप कितना ले लो 1 लीटर अगर ले लेते हो, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसी का 1 लीटर है तो आप ऐसा कह सकते हो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल्स होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो आप ऐसा कह सकते हो वो जितने भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है वही उसकी क्या बनेगी, यहाँ पर मोलरिटी बनेगी। ठीक है, तो इस पर भी आपके न्यूमेरिकल आ सकता है कि अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया जाए और उसके अलावा जो भी सॉल्यूट है उसके अगर मोल्स दे दिए जाए तो आपको ओनली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होगी। बट अगर कहीं आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्ट गिवन नहीं हो तब क्या करोगे, तो हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सपांड कर देते हैं। आप अच्छे से जानते हो मोल कंसेप्ट से। अच्छा, कल हमने कुछ नोटेशंस डिसाइड किए थे कि इस पूरे चैप्टर में हम Na एंड Nb की बात करेंगे। तो आपको पता है जो N होते हैं वो मोल्स होते हैं और A और B को हम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बता चुके थे। तो आपको कल इन नोटेशंस के बारे में मैंने बताया था। Na का मतलब जो सॉल्वेंट है उसके मोल्स, B मतलब सॉल्यूट उसके मोल्स। उसी तरीके से ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इन नोटेशंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही नोटेशंस मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ। अगर आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करो तो मोल कंसेप्ट से आप जानते हो मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, है ना। तो अगर आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करो तो इसको अगर आप एक्सपांड करना चाहो तो कैसे करोगे, जो भी आपका सॉल्यूट है आपका B, उसका जो ग्राम में जो वेट होगा WB वो अपॉन उसका मोलर मास MB। आपको इस चीज को नहीं छेड़ना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V लीटर, सिर्फ हमने इस मोल्स को एक्सपांड किया, उस सॉल्यूट का है तो WB अपॉन MB। फिर अगर इसको थोड़ा और आगे ले जाए हम, थोड़ा और आगे मतलब कैसे, जरूरी थोड़ी है कि आपको उस जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम अगर लीटर में ही गिवन हो सकता है एमएल्स में भी गिवन हो। तो अगर मिलीलीटर में अगर आपको उसका वॉल्यूम गिवन है तो आप उस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 1000 से डिवाइड लगाओगे तो वो 1000 रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो उस 1000 को आप यहाँ ऊपर लिख सकते हो अपॉन MB इंटू V मिलीलीटर्स। ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हो 3 तरीके से आप फॉर्मूले, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्ट गिवन हो साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज मोल्स गिवन नहीं हो, उस जो सॉल्यूट है उसकी ग्राम्स में क्वांटिटी आपको गिवन है तो मोलर मास निकाल के आप उसकी मोलरिटी यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके मोलरिटी का कंसेप्ट। ये आपके वेट वॉल्यूम यूनिट्स में कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है जो सबसे ज़्यादा आप पढ़ते हो मोलरिटी के बारे में। ठीक है, फिर इसी के बाद अगर हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन की अगर बात करें, 2 हो चुकी है हमारी मोलरिटी और मोलरिटी। मोलरिटी की कल बात करी थी वेट यूनिट्स में, आज हमने बात कर ली है मोलरिटी की जो कि आपकी किस में आ रही है, वेट वॉल्यूम यूनिट्स में। जो नेक्स्ट यानी कि 3rd नंबर पर जो आपके मेथड आता है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का वो है आपके फॉर्मेलिटी का। कैपिटल F से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको। फॉर्मेलिटी कुछ नया नया सा है, ज्यादातर यूज क्योंकि हम मोलरिटी और मोलरिटी का लेते हैं। फॉर्मेलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या होती है ये आपके फॉर्मेलिटी। तो इसका पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूं, F इक्वल्स टू नंबर ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपके वेट वॉल्यूम यूनिट से नीचे हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आना है लीटर में, ऊपर आना है आपके नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें, फॉर्मेलिटी F इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, हम W अपॉन V यूनिट्स पढ़ रहे हैं, यानी ऊपर जो सॉल्यूट है, ये जो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास है वो किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं सॉल्यूट, और नीचे आप किसकी बात करोगे, सॉल्यूशन की, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है तो उसका वॉल्यूम आपको किस में लेना है, लीटर में लेना है। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, सिंपल, जैसे मोलरिटी की बनाई वैसे या फॉर्मेलिटी की बना सकते हो। आप बोल सकते हो अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लो, 1 लीटर ले लो, तो आप ऐसा कह सकते हो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास है वही उसकी फॉर्मेलिटी बनेगी या नहीं, बिल्कुल बनेगी। तो ये तो होती है डेफिनेशन की बात, पूछ लेते हैं, पर बात करते हैं यहाँ से हम आगे इस पर न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कैसे फॉर्मूले यूज करेंगे। तो जैसे आपने फॉर्मेलिटी मोलरिटी की बात करी थी, उसमें आपने फॉर्मूले को एक्सपांड किया था, वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हो फॉर्मूले को। अच्छा, उस फॉर्मूले को एक्सपांड करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास क्या है। तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, या इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, 2 तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। एक होता है आपके मोलर मास, यानी कोई भी मॉलिक्यूल है आपका, उसका मोलर मास जो भी आप निकालते हो, टोटल काउंट करके एक एक एटम का एटॉमिक मास आप ऐड करते हो, काउंट करते जाते हो, उस पूरे मॉलिक्यूल का आपके क्या आ जाता है, मोलर मास आ जाता है। बट एक और मास होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। जब आप मोल्स निकालते हो तो आप मोलर मास का यूज करते हो। इसी तरीके से जब आपको नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास कभी निकालना हो, तो जैसे मोल्स में आप ऊपर लेते हो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, उसी तरीके से, अच्छा साइड में थोड़ा सा लिख के बता देता हूं मैं, मोल्स की जब आप बात करते हो तब आप लिखते हो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स यानी WB अपॉन उसका मोलर मास MB। पर जब जब आप नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास की बात करोगे तो अंतर केवल इतना सा आएगा कि उसमें तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स वो तो ऊपर WB एज इट इज रहेगा, पर नीचे चेंज आएगा। यहाँ जब भी आप नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास निकालोगे तब तक आप मोलर मास का यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे यहाँ फॉर्मूला मास का, यानी कि FB, क्योंकि सॉल्यूट की बात करोगे तो B आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यही है, अगर मोल्स आपको निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन उसका मोलर मास, और नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास चाहिए आपको तो WB अपॉन FB फॉर्मूला मास आएगा। तो मैं बता रहा था आपको मोलर मास और फॉर्मूला मास में डिफरेंस क्या है। तो जब किसी सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं या ऐड करते हैं तो उस वक्त होता है क्या है, कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जिनको आप उस सॉल्वेंट के अंदर डालोगे और सॉल्यूशन बनाओगे, तो वो सॉल्यूट का उस सॉल्वेंट में जाने के बाद न तो एसोसिएशन होता है और न ही डिसोसिएशन होता है, यानी जैसा डाला वैसा का वैसा ही अगर वो उसके अंदर है। जैसे कि आपने कोई सॉल्यूट लिया, उसके 10 पार्ट्स लिए, उसको किसी सॉल्वेंट में डालोगे, वो अंदर जाने के बाद भी 10 के 10 ही है, तो उसका न तो एसोसिएशन हुआ और न डिसोसिएशन हुआ। बट कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो आप सॉल्वेंट में डालने के बाद देखते हो कि उनमें एसोसिएशन हो जाता है या डिसोसिएशन भी हो सकता है। अगर आयनिक कंपाउंड लोगे तो आप बात करते हो आयनिक कंपाउंड को, जैसे ही आप किसी सॉल्वेंट में डालते हो तो उनका आयनाइजेशन हो जाता है। जैसे कि NaCl को लोगे, आपने 1 NaCl सॉल्वेंट के अंदर डाला, अंदर वो टूटकर Na+Cl- यानी डाला आपने, उसके अंदर मिक्स किया 1, अंदर जाने के बाद वो कितने हो गए, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो उनका हो गया डिसोसिएशन। ऐसे ही कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जिनको जब आप किसी सॉल्वेंट में पुट करते हो, ऐड करते हो, तो होता है क्या है, वो एसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि आपने 10 मॉलिक्यूल्स डाले और अंदर जाने के बाद वो 2-2 जुड़ गए, यानी अंदर जाने के बाद कितने हो जाएंगे, वो 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके के कुछ, यानी अगर आपने डाले तो 10, तो मॉलिक्यूलर मास उनका होना चाहिए था, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको साइड में बताता हूँ
कि जैसे कि हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है यहाँ एसिटिक एसिड का CH3COOH, है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर CH3COOH का अगर मॉलिक्यूलर मास की आप बात करो तो ये 60 होता है, बट जैसे ही आप इस एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को किसी सॉल्वेंट में पुट करोगे, ऐड करोगे, तो होता है क्या है, इसमें टू मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो जाते हैं। आपको पता है एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है 60, बट इस सॉल्यूट की खास बात ये है कि जैसे आप इसको किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, ये आपके दो के साथ ऐड हो जाते हैं, यानी ये किसी दूसरे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, ये CH3COOH का होल ट्वाइस। यानी डालने से पहले अलग था, पर जैसे आपने मिक्स किया सॉल्वेंट के अंदर, वो दो जुड़ते जाते हैं। अब देखोगे आपकी ये CH3COOH होल ट्वाइस हो चुका है। आप जानते हो एक का 60 है तो दो का कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 120। तो ये जो 120 है वो है इसका फॉर्मूला मास, यानी ऐड करने के बाद क्या कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये निकालना होता है, और उसका मॉलिक्यूलर मास आप सिंपल जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को हम एक्सपांड करें F को, तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास आपको निकालना आ गया होगा WB/FB से। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर वही, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में गिवन है तो आप क्या करो, पहले ही 1000 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, FB इंटू V मिलीलीटर। अच्छा, फॉर्मूला मास से रिलेटेड आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस पर न्यूमेरिकल आता है तो आपको डेफिनेटली उसकी जो सॉल्यूट है ग्राम में वेट दिया होगा और उसका फॉर्मूला मास भी आपको गिवन होगा, ठीक है। बस आपको केवल एक इस एसिटिक एसिड का थोड़ा ध्यान रखना होगा, अंदर जाके एसोसिएशन हो जाता है, इस वजह से 120 हो जाता है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूछ लेते हैं कि एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 60 है, बट फॉर्मूला मास उसका 120 है। क्यों, आप बता सकते हो कि जैसे इसको किसी सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं तो वो एसोसिएशन होने की वजह से CH3COOH का होल ट्वाइस बन जाता है और उसका फॉर्मूला मास 120 हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका एक और मेथड था फॉर्मेलिटी का, जिससे आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अच्छा, ये काम आपको केवल वहीं लेनी है जहाँ पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता हो, उसके अलावा नहीं लेनी। जहाँ नहीं होता है वहाँ सिंपल आप मोलरिटी का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंस कहाँ पर है इसमें, वहीं तो है। आपने यहाँ नीचे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डिफरेंस यहाँ आ रहा है, वहाँ मोल्स लगते थे, यहाँ ग्राम फॉर्मूला मास, क्योंकि अंदर जाने के बाद अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो आपको फॉर्मूला मास यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। फॉर्मेलिटी के बाद नॉर्मेलिटी। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल N से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? कैपिटल N से। फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, सारा काम अपना आसान हो जाएगा। नीचे आपका फिक्स हो चुका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहां जब आप नॉर्मलिटी की बात करोगे, आप बात करोगे यहां पर मोलरिटी में आप बात करते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मेलिटी में आप बात करते थे नंबर ऑफ फॉर्मूला मास की, है ना। अच्छा, उसी तरीके से अगर नॉर्मलिटी की आप बात करो तो नॉर्मलिटी के लिए आप जब बात करोगे तब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर सॉल्यूट जिसके आपको क्या लेने हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स लेने हैं। नीचे सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम आपको किस में लेना है? लीटर में लेना है। तो सबसे पहले अगर इस फॉर्मूले से हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल, हर बार आपको क्या करना है, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लेते हो, यहाँ 1 लीटर ले लेते हो, तो आप कह सकते हो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वही उसकी क्या बनने वाली है? यहाँ नॉर्मलिटी बनने वाली है। फिर से वही बात,
आपको यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात करनी पड़ेगी आपको यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो डिफरेंस मोल्स में या ग्राम फॉर्मूला मास में या फिर ग्राम इक्विवेलेंट में आपको चेंज कहाँ देखने को मिलेगा? डिफरेंस केवल वहाँ आएगा यहाँ पर। ऊपर आपका फिक्स हो चुका है कि जो भी सॉल्यूट है उसका जो ग्राम में जो भी वेट है वो आपको ले लेना है WB। नीचे थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। मोल्स में बात करते हो तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, ग्राम फॉर्मूला मास में बात करोगे तो आपके वहाँ फॉर्मूला मास आता है, और ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करोगे तो यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट मास आ जाता है, या फिर आप उसको EB से लिख सकते हो शॉर्ट में। इक्विवेलेंट मास को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मास की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? EB। तो अगर आप इस फॉर्मूले को एक्सपांड करते हो तो क्या देखोगे आप? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट को आप WB अपॉन EB में लिख सकते हो, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका लीटर में। बट अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका मिलीलीटर में हो जाता है तो आप क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कराया EB इंटू V मिलीलीटर्स। तो इस तरीके से ये आपके कुछ फॉर्मूलेस थे, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी या वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम यूनिट्स के अंदर। इन फॉर्मूलास की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। वैसे आपको अगर फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है, पता है, तो आप इजीली कर पाओगे। फिर भी हम चैप्टर के एंडिंग में आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। जो जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मूले पढ़े हैं या यूज़ किया है उनका, उन पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल यहाँ कराए जाएंगे। ठीक है, अब हमने मेथड्स पढ़ तो लिए, हम बात कर रहे थे वेट यूनिट्स की। अलग अलग तरीके से हमने मेथड्स देखे, फिर हमने वेट वॉल्यूम यूनिट्स देखी, उसमें ये कुछ मेथड्स थे। आपको फॉर्मूले काफ़ी अच्छे से पता होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। तो ये आपकी यहाँ पर मेथड्स कंप्लीट होते हैं। वैसे एक और मेथड होता है यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज का। हमने वेट परसेंटेज की बात करी, वेट वॉल्यूम परसेंटेज की बात करी। एक और यूनिट होती है आपके वॉल्यूम यूनिट्स, जिसमें ऊपर भी वॉल्यूम आता है और नीचे भी वॉल्यूम आता है। तो उसमें अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज अगर कहीं पूछ लें तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड, अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम यूनिट्स की बात करें, तो आप क्या करते हो? यहाँ पर वॉल्यूम यूनिट में वॉल्यूम परसेंट आप निकालते हो, या V/V परसेंटेज भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम और वॉल्यूम है। यानी आपको दिमाग में रखना है, ऊपर जो सॉल्यूट लेने वाले हो उसका भी क्या लेना है? आपको वॉल्यूम लेना है, और नीचे जो आप सॉल्यूशन लेने वाले हो उसका भी आपको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर वॉल्यूम्स लेना पड़ेगा ml में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, लिख सकते हो आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में लेना पड़ेगा? ml में। और नीचे की अगर बात करें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अच्छा, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हो इसका मतलब आपको यहाँ पर इसको 100 से और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो, अगर डेफिनेशन की बात करें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप 100 लोगे तो वही 100 के 100 कैंसिल, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि 100 ml जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा मिलीलीटर में, वही उसका क्या बनने वाला है? यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज बनने वाला है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है नीचे वॉल्यूम है सॉल्यूशन का है, ना कि सॉल्वेंट का है। अगर आपको सॉल्वेंट का गिवन है तो उसमें आपको सॉल्यूट का ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपके टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे जो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है उसको एक्सप्रेस करने के मेथड्स यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब जो हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं आगे, वो है
लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की अगर बात करें, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड हो, और जो आपका सॉल्यूट है वो भी क्या हो, लिक्विड हो। ठीक है, तो टॉपिक बिल्कुल न्यू है आपके आज, लिक्विड लिक्विड अगर सॉल्यूशन की हम बात करें यहाँ पर, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में ध्यान रखना आपको, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्या होने वाले हैं, लिक्विड होने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम इस सॉल्यूशन को पढ़ते हैं तो हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट एक लॉ आता है इस सॉल्यूशन को जब भी पढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ। वो राउल्ट्स लॉ काफ़ी हद तक इन सॉल्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि हम जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है वेपोराइजेशन होता है, यानी उसकी वेपर प्रेशर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन के अंदर आपके सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड में है, यानी सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो उसको जब आप हीट करोगे तो वो आपको क्या बना कर देगा, वेपर प्रेशर। उसी तरीके से उसके अंदर जो आप सॉल्यूट मिक्स करोगे वो सॉल्यूट भी क्या है, यहाँ पर लिक्विड है, यानी उसको जब आप हीट करोगे तो वो भी आपको क्या बना कर देगा, वेपर प्रेशर। यानी अभी आपने सॉल्वेंट को बिल्कुल अलग रख रखा है, सॉल्यूट को बिल्कुल अलग रख रखा है, दोनों अपने अपने तरीके से जितना है उस हिसाब से वो क्या बना कर देंगे, वेपर प्रेशर। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दोनों को हमने क्या करा, मिक्स किया और क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। अब हम बात करेंगे उस सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट है आपके, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, सॉल्यूट जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर मैं बात करूं कि उस मिक्सचर में किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मैं वेपर प्रेशर की अगर बात करूं कि भाई उस जो मिक्सर बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें किसी कंपोनेंट का मुझे वेपर प्रेशर चाहिए, तो कैसे निकाला जाएगा, उसी चीज़ को यहाँ पर राउल्ट्स लॉ में एक्सप्लेन किया जाता है। क्या होता है राउल्ट्स लॉ, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपको क्या करना है, अच्छा ध्यान में रखना है कि दोनों ए और बी जो आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, लिक्विड है, दोनों को मिक्स कर कर जो सॉल्यूशन बनाओगे उसमें बात कर रहा हूं मैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ टेम्परेचर बिल्कुल आपको कांस्टेंट ले लेना है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना है। फिर आपको देखना है कि वो जो मिक्सर बना हुआ है उस मिक्सर में आपके, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपोनेंट कौन कौन है। अगर आप सॉल्यूशन की बात करोगे S इक्वल्स टू A प्लस बी, ओके, आपको ध्यान रखना है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट है। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, अगर मैं बारी बारी से दोनों कंपोनेंट की बात करूं, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B की, कि इसके अंदर यहाँ पर A कंपोनेंट जो आपका सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर आप कैसे निकाल सकते हो, या B कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर आप कैसे निकाल सकते हो, उस पर बात कर लेते हैं। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी कंपोनेंट अगर A है तो PA उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस मिक्सर में उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उस अकॉर्डिंग अपना वेपर प्रेशर दे देगा। तो अगर सॉल्वेंट उस सॉल्यूशन में जितना है तो वो उस अकॉर्डिंग अपना वेपर प्रेशर देगा, और सॉल्यूट जितना उस सॉल्यूशन में होगा तो वो अपने मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या देगा, वहाँ पर वेपर प्रेशर देगा। तो काफ़ी सिंपल है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर ए की बात कर रहे हो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन XA। ठीक है, अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर PA नॉट, और ये XA। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर बात करो, जो सेकंड कंपोनेंट है आपके B यानी सॉल्यूट, तो सीधी सी बात है जो सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आप जैसे ही उस साइन को हटाओगे आपको यहाँ एक कांस्टेंट देखने को मिलेगा PB नॉट XB। ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो दो कांस्टेंट आए हैं यहाँ पर PA नोट और PB नोट, ये क्या है ना, ये PA और PB तो ऐसा कह सकते हो एक तरीके से आप उस सॉल्यूशन में A और B के पार्शियल वेपर प्रेशर आप कह सकते हो। ठीक है, बट ये PA नोट और ये जो PB नोड है वो क्या है यहाँ पर,
तो पीए नोट और पीबी नोट के बारे में आपको बता दूं कि नोट लग जाने का मतलब है अभी आपने उस सॉल्यूशन के अंदर ए और बी दोनों को मिक्स किया हुआ है, सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को, पर मिक्स करने से पहले सॉल्वेंट आपका बिल्कुल पूरी तरीके से अलग था, सॉल्यूट भी आपका पूरी तरीके से क्या था, अलग था। यानी जब दोनों अलग अलग थे, आपने मिक्स नहीं किया, अलग अलग थे, यानी प्योर स्टेट में थे, मिक्स नहीं हुए अभी, ए अलग बी अलग, उस कंडीशन में आप दोनों की वेपर प्रेशर चेक कर लो। ए की जो भी वेपर प्रेशर आएगी प्योर स्टेट में उसको आप क्या बोलोगे, पीए नोट। उसी तरीके से सॉल्यूट की जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर आएगी उसको आप क्या बोलोगे यहाँ पर, पीबी नोट। ठीक है, यानी वेपर प्रेशर कह सकते हो आप ऑफ सॉल्वेंट ए इन प्योर स्टेट उसी तरीके से आप यहां पर भी कह सकते हो सॉल्वेंट बी इन प्योर स्टेट। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पर पीए नोड और पीबी नोड का क्या मतलब है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट लो था राउल्ट्स लो, हेडिंग लगा लीजिएगा, हेडिंग लगाना भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, राउल्ट्स लो। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात करेंगे आपको राउल्ट्स लॉ से आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि उस सॉल्यूशन में जो भी आपका कंपोनेंट है जो वेपर प्रेशर बना सकता है, यानी वेपर आप लिक्विड की बना सकते हो, दोनों लिक्विड है तो दोनों की वेपर प्रेशर बनेगी, तो उस तरीके से आप यहाँ पर कंपोनेंट ए और बी का वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर की अगर बात करें, ये आपने पार्शियल वेपर प्रेशर देखा था ए और बी का, अगर आप टोटल वेपर प्रेशर की बात करोगे पी टोटल, तो आप अच्छे से जानते हो किसी मिक्सचर में आपको जब पार्शियल वेपर प्रेशर पता है तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ आप कह सकते हो कि उस पूरे मिक्सचर का जो प्रेशर होगा वो उन दोनों कंपोनेंट्स के जो पार्शियल प्रेशर है उन दोनों के सम के इक्वल कर सकते हो। यानी पी टोटल को आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर पी ए प्लस पी बी, यानी पी टोटल इक्वल्स टू पी ए को आप लिख सकते हो पी ए नोड एक्स ए प्लस पी बी नोड एक्स बी। यहाँ से आप बता सकते हो पी ए को हमने पी ए नोड एक्स ए कैसे लिखा और पी बी को पी बी नोड एक्स बी हमने यहाँ कैसे लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप उस पूरे मिक्सर या सॉल्यूशन का अगर आपको यहाँ पर वेपर प्रेशर चाहिए तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसी चीज को आप ग्राफ की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर ग्राफ की बात करें तो हम यहाँ पर एक ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में आपको क्या करना है, यहां तो आपको लेना है मोल फ्रैक्शन, यानी कैपिटल एक्स, और यहां क्या ले लो आप, वेपर प्रेशर ले लो। ठीक है, आपको किसी भी कंपोनेंट चाहे ए हो चाहे बी हो उसके लिए आप ग्राफ के हेल्प से भी आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है आपको, यहाँ मोल फ्रैक्शन एक्स और वेपर प्रेशर वीपी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर दोनों कंपोनेंट की एक साथ बात करूंगा इसलिए मैंने इस ग्राफ में जो आपके वर्टिकल लाइन से वो दो दो ड्रॉ करी है। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन पर बात करूँ या फिर ऐसा लिखूँ कि एक्स ए इक्वल्स टू 1, अभी समझाऊंगा ये क्या है, और एक्स बी इक्वल्स टू 0, उसी तरीके से यहाँ पर आप ले सकते हो एक्स ए इक्वल्स टू 0 और एक्स बी इक्वल्स टू 1। ये एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 0 क्या शो करता है यहाँ पर। अच्छा, कल हमने जब मोल फ्रैक्शन की बात करी थी, हमने बात करी थी जब आप सॉल्यूशन बनाते हो ए और बी से, तो एक्स ए यानी जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है और एक्स बी जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, दोनों को सम किया था आपने तो टोटल मोल फ्रैक्शन उसका कितना आया था आपके, 1 आया था। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 आया था। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाली कंडीशन की अगर बात करूँ, एक्स ए इक्वल्स टू कितना है, 1 है, और एक्स बी इक्वल्स टू कितना है, 0 है। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझना, कल हमने बात करी थी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू टोटल कितना है यहाँ पर 1 है, जिसमें से आप कह सकते हो यहाँ पर एक्स ए पूरा कितना है, 1 है,
और XB कितना है यहाँ पर 0, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट में अभी तक आपने सॉल्यूट को ऐड नहीं किया है, क्योंकि XA इक्वल्स टू 1 और XB इक्वल्स टू 0 जो मोल फ्रैक्शन है वो तो ये शो करता है कि जो आपका सॉल्वेंट है वो पूरी तरीके से अभी एकदम प्योर है, उसमें अभी तक आपने ऊपर से कोई B यानी कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया, तो उसका अभी उस सॉल्यूशन में कोई मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर XB कितना है 0 है और XA कितना है 1 है। अच्छा, अगर आपके प्योर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है XA इक्वल्स टू 1 XB इक्वल्स टू 0 का मीन यहाँ पर यही है, जो आपका सॉल्वेंट है वो पूरी तरीके से क्या है प्योर है। तो मैंने आपको कहा था जब तक आप मिक्स नहीं करते प्योर रहता है, तो प्योर वाली स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो आपके कितना होता है PA नोट से रिप्रेजेंट किया था उसको। एक चीज और समझना है यहाँ पर कि हम जनरली बात करें अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट में से, जो मिक्सर है आपका उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर की बात करें कि कौन ज़्यादा बना कर देगा, सॉल्वेंट या सॉल्यूट, तो सीधी सी बात है हम कह रहे हैं जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है वो अपना वेपर प्रेशर ज़्यादा बना कर देगा। तो आप अच्छे से जानते हो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात करें तो 100% सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होना है, क्योंकि सॉल्वेंट एक्सेस में होता है। तो अगर सॉल्वेंट एक्सेस में है तो आपको पता होना चाहिए उसका वेपर प्रेशर भी एक्सेस में होगा कंपेयर टू सॉल्यूट, ठीक है। तो जब XA इक्वल्स टू 1 और XB इक्वल्स टू 0 की बात करोगे तो आपको पता ओनली सॉल्यूट की वेपर प्रेशर बनने वाली है, इसका अभी कोई रोल नहीं है। जो भी वेपर प्रेशर होगी वो आप यहाँ कहीं भी दिखा सकते हो, जैसे कि ये PA नोट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगी, तो वो आप वर्टिकल लाइन पर यहाँ दिखा सकते हो PA नोट। उसी तरीके से अगर आप इस तरफ आओगे, यहाँ क्या है XA इक्वल्स टू 0 और XB इक्वल्स टू कितना है 1, तो इस चीज़ से आप यहाँ दिखा सकते हो, यानी अभी तक वो जो सॉल्यूट है उसको आपने सॉल्वेंट में मिक्स नहीं किया, यानी XB इक्वल्स टू 1 का मतलब जो आपका सॉल्यूट है वो क्या प्योर स्टेट में है, और वो प्योर स्टेट में है तो उसका प्योर वेपर प्रेशर जो आएगा वो क्या होगा PB नोट, पर वो इस PA नोड के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो सॉल्वेंट के कंपेयर में थोड़ा कम होता है। तो उस PB नोड को आप इससे नीचे यहाँ कहीं दिखा सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा, बट A के कंपैरिजन में ये यहाँ पर कम होने वाला है। अब हम बात करें, जब हमने इस कंडीशन की बात करी तो आपको वेपर प्रेशर ये मिल चुका है। अब जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो आपको दिख रहा है XA इक्वल्स टू 1 से ये 0 की तरफ टेंड हो रहा है। उसी तरीके से अगर XB इक्वल्स टू 0, या इधर से बात करो XB इक्वल्स टू 1 से आप इधर आओगे XB इक्वल्स टू 0 की तरफ, तो जो सॉल्यूट है वो तो इधर से इधर जाने पर 0 की तरफ टेंड हो रहा है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो आप इधर से इधर जाओगे यानी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप देखोगे ये 0 की तरफ टेंड हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, 1 से 0 की तरफ जा रहे हो यानी मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, और मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमने बात करी जो आपका वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के क्या है यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखोगे इस A का यहाँ पर मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे करके 0 की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है इसका यहाँ पर जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता 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 यहाँ पर आपके इन द एंड जब XA इक्वल्स टू 0 होगा यानी उसका मोल फ्रैक्शन पूरी तरीके से उस सॉल्यूशन में से खत्म हो चुका होगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी कितना होगा यहाँ पर 0। उसी तरीके से अगर हम यहाँ B की बात करें, अभी आपको यहाँ इस कंडीशन में नजर आ रहा होगा कि XB इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पर XB इक्वल्स टू 1 है यानी उसका प्योर PB नोड है। अब जैसे जैसे ये इधर 0 की तरफ टेंड होगा तो इसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता होता इन द एंड लास्ट में जब उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ XB इक्वल्स टू 0 होगा तो वेपर प्रेशर भी कितना हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अगर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए तो वो किस तरीके से मोल फ्रैक्शन के साथ चेंज होता है। अगर मैं यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर की बात करूँ तो आपने देखा था PA और PB का ये क्या था, सम था। तो अगर इस ग्राफ में आप इस लाइन को अगर आप यहाँ से ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर जो आपके टोटल वेपर प्रेशर होता है आपको यहाँ से पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ दोनों कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो ये जो लाइन होती है इस ग्राफ में ये इधर टोटल वेपर प्रेशर को आपको क्या करती है, डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो राउल्स लॉ को आप अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ बहुत अच्छे से समझा सकते हो। इसी तरीके से आपका यहाँ पर राउल्स लॉ जो हमारा टॉपिक था वो खत्म होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से देखा है हमने। अब इसी लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम आगे बढ़ें,
राउल्ट्स लॉ के बाद जो हमारा टॉपिक आता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करें, क्या होता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसमें डिफरेंस करते हुए चलते हैं एक साथ कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम चाहे तो डिफरेंस करके पढ़ सकते हैं। एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको समझना है, तो यहाँ से हम क्या करते बारी बारी पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करते हुए चलेंगे और आपको अपने आप दोनों में जो डिफरेंस है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं अगर आपकी यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की बात करूँ, तो जितने भी आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, अच्छा ध्यान अभी भी आपको ये रखना है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपके दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो जितने भी आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, राउल्ट्स लॉ जो आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उस पूरे मिक्सर या सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल था, PA प्लस PB के सम के इक्वल था। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ आइडियल सॉल्यूशन की, कि इन सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वह P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB होता है, यानी ऐसा लिख सकते हो P टोटल इक्वल्स टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर आप ऐसा कह सकते हो कि जितने भी आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर होगा वो PA प्लस PB के सम के इक्वल होगा। बट अगर कोई सॉल्यूशन जो इस चीज को फॉलो नहीं करे, यानी आप ऐसा कह सकते हो ना, A और B के वेपर प्रेशर का आपने सम किया और टोटल के अगर इक्वल आ जाता है तो वो आपके राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। बट कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जिसमें सॉल्वेंट और सॉलिड के आप वेपर प्रेशर को अगर ऐड करोगे तो वो उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं आता। अगर इक्वल नहीं आता तो वो आपकी सीधी सी बात है राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता है उसको आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हो। ओके, फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये है आपका वॉल्यूम के बारे में। अगर मैं बात करूँ क्या है वॉल्यूम के बारे में, पहले लिख देता हूँ कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा V सॉल्यूशन वो किसके इक्वल आना चाहिए, V सॉल्यूट प्लस V सॉल्वेंट। ठीक है, जितने भी आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, सीधी सी बात है, अगर आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करोगे तो जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो उन दोनों के वॉल्यूम के सम के अगर इक्वल आता है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने आपने एग्जांपल के तौर पर लिया कि जो सॉल्यूट है उसका वॉल्यूम कितना है 20 ml और जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम कितना है 80 ml। तो आपको पता है कि अगर इन दोनों का सम इस 100 के इक्वल आ जाता है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 ml है और आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को भी ऐड किया और वो भी अगर दोनों साइड इक्वल आ जाता है, तो आप कह सकते हो अच्छे से कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाने के बाद डेल्टा V यानी कि वॉल्यूम में जो चेंज है वो कितना आएगा यहाँ पर आपके 0,
क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, यानी आप इसमें चेंज निकालना चाहोगे तो आपको पता चलेगा सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाने के बाद कोई चेंज नहीं हुआ। तो जितने भी आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें डेल्टा वी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वॉल्यूम के सम के हमेशा इक्वल होगा, ओके। और अगर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर यहाँ बात करूँ तो जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो डेविएशन शो करते हैं, यानी अलग हट के चलेंगे, इक्वल नहीं होने कुल मिलाकर। यानी अगर आप ऐसा कहो कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो नॉट इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो जब जब आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वॉल्यूम ऐड करने के बाद सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल आता है तो आइडियल सॉल्यूशन। अगर नॉट इक्वल आए, इक्वल नहीं हो, या तो मैक्सिमम यानी ज़्यादा भी हो सकता है इन दोनों के सम से, या इन दोनों के सम से सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम भी हो सकता है, तो उस हिसाब से ये आपका कभी नॉन मतलब आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हमेशा आपका क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम यहाँ बढ़ें, नंबर 3, अगर हम यहाँ पर एंथैल्पी की बात करें या हीट की बात करें कि सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होगी क्या वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जो एंथैल्पीज होंगी उनके सम के इक्वल होगी, तो आपको अच्छे से पता है अगर आप आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी होगी वो हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूट की एंथैल्पीज के सम के हमेशा इक्वल आनी है। अगर इक्वल आएगी तो क्या वहाँ कोई एंथैल्पी में चेंज या हीट एक्सचेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यानी अगर आप वहाँ डेल्टा एच की बात करोगे तो वो हमेशा कितना होना है, 0 होना है। यानी मैं अगर बात करूँ हीट ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी भी बोल सकते हो, वो हमेशा के इक्वल आनी है हीट ऑफ सॉल्यूट प्लस हीट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये दोनों हमेशा इक्वल आते हैं तो आपको पता है डेल्टा एच इक्वल्स टू कितना आना है, 0 आना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाकर कोई आइडियल सॉल्यूशन बनाते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा वहाँ कोई हीट में चेंज नहीं होने वाला है, यानी जो डेल्टा एच है वो हमेशा 0 होने वाला है। यानी आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करोगे, किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में आप मिक्स करोगे, वहाँ ना तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ना एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। बट जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होगी वो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो एंथैल्पीज होंगी उनके सम के इक्वल कभी नहीं आएगा। या तो दोनों के सम से ज़्यादा हो सकता है या दोनों के सम से कम हो सकता है। अगर ज़्यादा होगा तो आपके डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। बट अगर कहीं एच ऑफ सॉल्यूशन इन दोनों के सम से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पर आपके 0 होगा, बट कहीं डेल्टा अगर ये इक्वल नहीं हुआ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो आपके डेल्टा एच या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कैसे, अगर ये एच सॉल्यूशन आपका ज़्यादा है इन दोनों के सम से तो इसमें से आप जब इसको माइनस करोगे वो हमेशा पॉजिटिव आना है। बट अगर कहीं सॉल्यूशन की एंथैल्पी इन दोनों की एंथैल्पीज के सम से कम आती है तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। और आप अच्छे से जानते हो अगर आपको डेल्टा एच पॉजिटिव मिलता है तो वो प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक होती है। बट डेल्टा एच अगर आपको नेगेटिव मिला कहीं, यानी ये चीज़ कम हुई, तो आपको जो प्रोसेस मिलेगा वो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो लास्ट जो पॉइंट है हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरएक्टिव फोर्सेस की, इंटरएक्टिव फोर्सेस मतलब आपने क्या कर रखा है, सॉल्यूट को लिया हुआ है बिल्कुल अलग, और सॉल्यूट के जो यानी ए की अगर हम बात करें, जो सॉल्यूट है उसको आपने बिल्कुल लिया हुआ है अलग। सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ए के बीच में ये जो इंटरेक्शन है वो, यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट्स है ना, जो आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है, सॉरी सॉल्वेंट
ए को हम सॉल्वेंट से डिनोट करेंगे, तो जो आपका सॉल्वेंट है ए, उस सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्टिव जो आपके अट्रैक्शन फोर्स लगेगा एक तरीके से ए के बीच में वो, और सॉल्यूट की अगर बात करो आप, सॉल्यूट ध्यान से समझना यहाँ पर कि आपने अभी सॉल्वेंट लिया हुआ है अलग और सॉल्यूट लिया हुआ है बिल्कुल अलग, अभी आपने मिक्स नहीं किया, तो सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगी और जो सॉल्यूट अलग किया हुआ है अभी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, वही इंटरेक्शन आपको जब आप इन सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिक्स करोगे और जो सॉल्यूशन बनेगा, और उस सॉल्यूशन में आपको पता है इंटरेक्शन आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के बीच में होने वाली है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। जब तक अलग अलग थे, सॉल्वेंट अलग था तो सॉल्वेंट के बीच में ही होने चाहिए, सॉल्यूट अलग है तो सॉल्यूट के बीच में, जिसको आप कोएसिव फोर्स भी बोलते हो। उसी तरीके से ए और बी यानी दोनों को आपने मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया, तो कौन सी इंटरेक्शन होगी यहाँ, सॉल्वेंट सॉल्यूट की। तो यहाँ कह रहा है जब आप आइडियल सॉल्यूशन की बात करोगे, आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, जो सॉल्यूशन बनता है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, वही इंटरेक्शन अगर ए के बीच में, वही इंटरेक्शन अगर बी के बीच में, तो वही इंटरेक्शन यहाँ मिक्स करने के बाद भी होगी। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि बाकी के जो 3 पॉइंट्स आपने पढ़े उनमें आपने कहा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का आप सम कर दो तो सॉल्यूशन के इक्वल आ जाएगा। यहाँ आपको सम नहीं करना है, यानी ए सॉल्वेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन है, माना कि 50 है, तो वही इंटरेक्शन यहाँ होनी चाहिए 50, और आपको ऐसा नहीं करना कि ये 50 है ये 50 है तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा 50 प्लस 50 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन 50 है, इधर 50, तो मिक्स करने के बाद भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन रह रहा है वो 50 ही रहना चाहिए, सम नहीं करना आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके आइडियल सॉल्यूशंस में होता है। बट जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करोगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो ए के बीच में यानी सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन, बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, या दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, आर नॉट सेम। इधर बात करोगे तो वो इंटरेक्शन हमेशा आपके क्या होनी है, सेम होनी है। बट जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करोगे, किसी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को मिक्स करोगे तो जो आप इंटरेक्शन देखोगे वो तीनों हो सकता है डिफरेंट हो, सेम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कंपेयर भी कर सकते हो। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों में डिफरेंस आइडियल और नॉन आइडियल, तो उसी तरीके से हमने क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए दोनों में डिफरेंस करके यहाँ पर इसको स्टडी किया है। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आपके होते हैं, हम बात कर रहे हैं कि उसमें कुछ भी आप लो, चाहे एंथैल्पी लो, वॉल्यूम लो, या फिर यहाँ पर आप इंटरेक्टिव फोर्स की बात करो या वेपर प्रेशर की बात करो, राउंड लो, सब में नॉट इक्वल आ रहा है, यानी इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है, जैसे इसकी बात करो, अगर इक्वल नहीं है तो ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जो आपके सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो इन दोनों के सम से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको आप बोलते हो पॉजिटिव डेविएशन। बट कहीं आपके जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी है दोनों के सम से अगर कहीं कम हो जाए तो उसको आप कहते हो नेगेटिव डेविएशन। तो जब इक्वल नहीं होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कोई चीज़, या तो ज़्यादा होगी या कम होगी, तो उस बेसिस पर हम फिर से कल डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, अगर कम है तो नेगेटिव डेविएशन होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंसेप्ट आपका यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम आगे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कैसे पॉजिटिव डेविएशन होता है और नेगेटिव डेविएशन होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।